हाय लव यू। तो एमसीक्यू के पार्ट 6 में आज हम हैं, जहाँ पे 20 जो हमारा कंसेप्ट है, 20 क्वेश्चन को ईच पार्ट में लेने का, और टारगेट हमारी 2500 क्वेश्चंस की है। उसमें इस 20 क्वेश्चन को हम देखते हैं, जिसकी शुरुआत हमने क्वेश्चन नंबर 101 से की है। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास, जिसमें आपसे 101 के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोथ कैपिटल और रेवेन्यू की बात की जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना। कौन सा डेफिसिट है वो, रेवेन्यू है, बजटरी है, जीरो बजटिंग है, या ट्रेड गैप है, या फिर बीओपी है। तो आप जाने यहाँ पे आप जब बजट पढ़ेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि बजट डेफिसिट क्या होती है ना, या फिर फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, या फिर प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है। ये चार जो डेफिसिट है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप जाने कि द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू, इसे हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम कहते हैं कि हमारा बजट जो है वो सही नहीं चल रहा है, बजट में घाटा हो गया है। हमने अपनी कोशिश की कि हमारी जो एक्सपेंडिचर होगी एक महीने में 10,000 होगी, लेकिन एक्सपेंडिचर हमारा 12,000 हो गया, तो हमारा बजट को एक्सेस कर गया। दैट इज कॉल्ड बजटरी डेफिसिट। क्लियर। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा बजटरी डेफिसिट है उसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग होता है। मतलब हमारा तो एक्सपेंस हो गया, लेकिन हमने किसी से बोरो नहीं किया, दैट इज कॉल्ड बजटरी डेफिसिट। लेकिन अगर इंक्लूडिंग बोरोइंग करते हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग, जिसमें हमारा अगर 10,000 की जगह 12,000 का एक्सपेंस हुआ, तो ये 2,000 रुपये हमने बोरो करके किए हैं, तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। तो इस तरीके से फिजिकल डेफिसिट डेफिनेशन आप ये समझ सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, है ना, फिल्ड थ्रू बोरोइंग और इंक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट अर्न्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर सोर्सेज का मतलब है कैपिटल रिसिप्ट ऑल्सो। कैपिटल रिसिप्ट में हमारा एक्सटर्नल बोरोइंग आता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, तो फिजिकल डेफिसिट माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। तो ये चार तरीके के डेफिसिट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीधी सी बात, अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाए तो बजट हमारा सही नहीं चल रहा है, दैट इज कॉल्ड बजटरी डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ फिनेंशियल सर्विस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दो बातें हैं, है ना। एक को हम कहते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एफआई कहते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं फिनेंशियल एक्सक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन वो कंसेप्ट है जिसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में आपके की गई थी। पुराना कंसेप्ट है ये, बेसिकली 2007 में ही आपके स्वाभिमान स्कीम की शुरुआत इस फिनेंशियल इंक्लूजन के मोटो को फुलफिल करने के लिए की गई थी, जिसमें जो लोग बैंक से जुड़े हुए नहीं हैं, फिनेंशियल कड़ी से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको बैंकों के साथ उस फिनेंशियल कड़ी के साथ जोड़ना वाज द एम, और उसके लिए हमने स्वाभिमान स्कीम की शुरुआत की थी। जब 2014 में आपकी एनडीए गवर्नमेंट आई तो उन्होंने स्वाभिमान स्कीम को बंद करके जिस नए स्कीम की शुरुआत की उसको नाम दिया PMJDY। तो फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि फिनेंशियल जो सर्विसेज है वो आप तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज पूछा जा रहा है, तो जस्ट फिनेंशियल इंक्लूजन का उल्टा होगा, दैट इज कॉल्ड फिनेंशियल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब हटके। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि लैक ऑफ एक्सेस ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, आंसर इज फिनेंशियल एक्सक्लूजन। ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक लगाएंगे। क्लियर। तो एफआई का मतलब मैंने बता दिया, फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है वो मैं बता दिया, कौन सी स्कीम चल रही है वो मैं बता दिया। 103 पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। देखिए आपकी इंडिया में जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज है, तो जो भी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज है वो किस टाइप के सर्विस प्रोवाइड करती है, तो कंसल्टेंसी भी करती है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर एडवांस भी करती है, मैनेजिंग मर्जर्स भी करती है, हेल्पिंग क्या करती है, तो आपकी जो फाइनलाइजिंग टेक ओवर है, तो टेक ओवर हो या मर्जर हो या एडवांस टू कैपिटल स्ट्रक्चर हो, ये सारा काम आपकी मर्चेंट बैंकिंग, वो मर्चेंट बैंकिंग जिसकी रेगुलेटर हम आपकी सेबी को कहते हैं।
क्लियर? नेक्स्ट, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वो स्कीम है जिसमें वैसे व्यक्ति इंक्लूड होते हैं, वैसे व्यक्ति ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिनका एज 60 ईयर्स प्लस हो, और वो जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसमें मैक्सिमम जो फंडिंग की जा सकती है एज ऑन डेट इन ए फिनेंशियल ईयर दैट इज 30 लाख. अर्लियर इट वॉज 15 लाख, लेकिन हाल ही के दिनों में इसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है. सीनियर सिटीजन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाते हैं वो है 8.2%. क्लियर? और ये सीनियर सिटीजन अकाउंट आपके 5 ईयर्स के टेन्योर के लिए होता है, और आप अगर एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो एडिशनल 3 ईयर्स के लिए आप एक्सटेंशन करवा सकते हैं. मतलब मल्टीपल ऑफ 3 ईयर्स का एक्सटेंशन आपको मिलता रहेगा. लेकिन अगर मैच्योरिटी की बात पूछी जाती है तो दिस सीनियर सिटीजन SCSS अकाउंट विल बी मैच्योर्ड ओनली आफ्टर 5 ईयर्स सिंस ओपनिंग. तो ये है आपके सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, और इस अकाउंट में भी हमें इनकम टैक्स का 80C का बेनिफिट मिलता है, जो ये कहता है कि आपको 1.5 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा. नेक्स्ट, क्रॉसिंग द नोट्स. जो आपकी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपकी चेक है उस पर जो क्रॉसिंग करते हैं, तो मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपकी इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं. एक को हम बोलते हैं ड्रॉर, जिसका अकाउंट होता है, जिसके सिग्नेचर होते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्रॉर. जो बैंक इन्वॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं ड्रॉई, और जिससे पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं पेई. तो कह रहा है कि क्रॉसिंग डिनोट्स, तो क्रॉसिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ड्रॉर टू ड्रॉई डू नॉट पे द कैश इन द हैंड ऑफ द पेई. दिस क्रॉसिंग मीन्स अकाउंट पेबल होगा. ये इंस्ट्रक्शन अकाउंट होल्डर दैट इज कॉल्ड ड्रॉर दे रहा है. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को आप देखेंगे तो कह रहा है डायरेक्शन to the payee bank. The payee bank means drawee to make payment of the check through bank only, मतलब account only. The option D is correct. The meaning of cross check, double crossing, parallel जो हम आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्रॉस करते हैं that is called double crossing, और parallel crossing of check that is called cross check. Next question number 106. Who is primarily liable on a check? तो चेक अगर बाउंस होता है, डिसऑनर होता है, तो जवाबदारी किसकी होगी? तो सीधी सी बात है, जो अकाउंट होल्डर होगा उसी से मांगा जाएगा पैसे, क्यों रिटर्न हुआ उसी से कारण भी पूछा जाएगा. तो अकाउंट होल्डर को हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की भाषा में कहते हैं जिस नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉर. तो ड्रॉर विल बी लायबल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैव बिकम द फर्स्ट बैंक टू ज्वाइन स्विफ्ट. स्विफ्ट इज ए कोड, है ना, जिसे हम कहते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ये भी आपकी IFSC की तरह ही है. 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं जिसका यूज़ हम बेसिकली इंटर कंट्री जो आपकी फ़ंड ट्रांसफ़र होती है उसके लिए हम करते हैं. जो फॉरेन रेमिटेंस हम भेजते हैं या फिर मंगवाते हैं, इंडिया कंट्रीज़ के बाहर पैसे जाते हैं या बाहर से आपके इंडिया में आते हैं, तो उस कंडीशन में स्विफ्ट कोड के हम यूज़ करते हैं. जैसे इंडिया के अंदर पैसे भेजने के लिए हम इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड IFSC कोड का यूज़ करते हैं, जो भी 11 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक के होते हैं. वैसे ही स्विफ्ट कोड की बात हमने बताई. तो कौन सा वो बैंक था जिसने सबसे पहले स्विफ्ट को ज्वाइन किया था? तो आंसर इज एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक बोथ. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. देयर इज नो कंसेप्ट, तो डायरेक्ट हम एक्सिस बैंक और ICICI बैंक पर टिक मार्क करेंगे. पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 108 में, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल. किसके द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड इंप्लीमेंट किए जाते हैं? तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं सभी KCC लोन, किसान क्रेडिट कार्ड लोन देंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, रूरल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, है ना, पैक्स हो, है ना, सारे बैंक, सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक किसान क्रेडिट कार्ड उन्हें देना है जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है. किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक ऐसा लोन है जो बेसिकली हम आपके फार्मर्स को ही देते हैं, उनके जो लैंड है उनके आधार पे. और इस लैंड की 3 टाइप की कैटेगरी रखी जाती है. एक मार्जिनल, दूसरा स्मॉल, और तीसरा आपका लार्ज. तो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर और लार्ज फार्मर, ये लैंड की कैटेगरी है. अगर 2.5 एकड़ तक की लैंड आपके पास है तो आप जिस कैटेगरी में आएंगे उससे मार्जिनल कहेंगे. 2.5 से 5 में स्मॉल, और 5 एंड अबव एकड़ की आपकी लैंड पार्सल है तो आप लार्ज फार्मर कैटेगरी में आते हैं. और इनको मैक्सिमम जो लोन दिया जाता है वो है 3 लाख रुपीज़. अप टू 3 लाख रुपीज़ का लोन हम KCC के तहत देते हैं. और अगर आप अपने जो भी आपकी लैंड है उस पर कोई चार्ज नहीं चाहते हैं तो 1,60,00,000 तक आपको बिना किसी चार्ज बोझा चढ़ाए हुए आपको लोन दिया जा सकता है. बट मोर देन
1,60,000 लोन आपको चाहिए तो आपकी जो लैंड है उस लैंड पे जो हाइपोथिकेशन चार्ज चढ़ जाएगा आपकी बैंक का। करेक्ट करेक्ट। तो ये है आपकी केसीसी लोन। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% का है। आपको जो पे करना पड़ेगा 4%, जो आपकी गवर्नमेंट पे करेगी वो 3%। मैं कहने का मतलब 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बोरोवर के लिए 4% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दिस इज व्हाट द केसीसी लोन इज, किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 पे चलते हैं। डिमांड ड्राफ्ट इज ए। देखिए डिमांड ड्राफ्ट क्या है? डिमांड ड्राफ्ट भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है और निगोशिएबल 1881 के सेक्शन नंबर 85A में डिमांड ड्राफ्ट की बातें लिखी हुई हैं। दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड का मतलब है आपके अकाउंट में अगर पैसे रहेंगे तो ही आप उस डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा होता है पोस्ट पेड इंस्ट्रूमेंट। आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं फिर भी आप अगर यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड, उसे हम कहते हैं पोस्ट पेड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आप जाने कि प्रीपेड और पोस्ट पेड, जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है वो डिमांड ड्राफ्ट है और जो पोस्ट पेड इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? तो चेक है। प्रीपेड का मतलब मैंने इस कारण से बताया है कि पहले पैसे आप दीजिए फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट मिलेगा, है ना। इस कारण से डिमांड ड्राफ्ट इज ए प्रीपेड। पहले आप चेक दे दीजिए बाद में आपको पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड पोस्ट पेड। तो ये है आपके प्रीपेड एंड पोस्ट पेड इंस्ट्रूमेंट जो आपके सेक्शन नंबर 85A में ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखे हुए हैं, जो सबसे सेफेस्ट माना जाता है। चूँकि डिमांड ड्राफ्ट कैन नेवर बी डिसऑनर्ड, कभी भी ना बाउंस होगा, चूँकि ऑलरेडी पैसे लेके बनाए हुए हैं तो उस पर कस्टमर का साइन होता नहीं है। इस कारण से डिसऑनरिंग की बात आएगी नहीं। तो डिमांड ड्राफ्ट आप देखेंगे भी, किसी कॉलेज में आप जाएंगे, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का पे फी करेंगे तो वो आपसे डिमांड ड्राफ्ट मांगेगा, ऐसा नहीं आपसे बोलेगा चेक देने के लिए। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या है? डिमांड ड्राफ्ट इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 110, बाय क्रॉसिंग वी मीन। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन को देखते हैं। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए चेक। हॉरिजॉन्टल लाइन की तो बात है नहीं, है ना। उसके बाद कहता है बी ऑप्शन 2 स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की बात नहीं है। 2 लाइन्स अक्रॉस द चेक मेकिंग एक्स, ऐसा तो है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन, दैट दिस इज करेक्ट। तो 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन जो हम चेक के लेफ्ट हैंड साइड टॉप में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है ना। कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू। जो कैपिटल मार्केट है आपके इंडिया में, जो मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है, दो टाइप की मार्केट होती है। मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन आपके इंडिया में आरबीआई है और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट और मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मार्केट। तो ये जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मार्केट को डील करती है, इसमें दो टाइप की मार्केट आती है। एक को हम बोलते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट और दूसरे को हम बोलते हैं गिल्ट एज मार्केट। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है? तो सिक्योरिटीज़ मार्केट में आपके इक्विटी, स्टॉक्स, शेयर सारे चीज़ आते हैं। और गिल्ट एज मार्केट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, चाहे वो बॉन्ड हो, है ना। तो ये सारे चीज़ आपकी गिल्ट एज मार्केट पे आते हैं। गिल्ट एज मार्केट का मतलब ही होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो आपसे पूछा जाता है, जब भी पूछा जाए कि गिल्ट एज मार्केट क्या है, द आंसर इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो मार्केट होता है उसे हम गिल्ट एज मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पे आप जाने कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ इज द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 1988, received constitutional empowerment or statutory body power in 1992. क्वेश्चन नंबर 112 को हम देखते हैं। What are the facilities available to the customer through ATM? ATM जब आप जाते हैं तो कौन कौन सी फैसिलिटी आपको अवेलेबल मिलती है? कैश विड्रॉल, यस। दूसरा है कैश डिपॉजिट, जो AWDM है उसमें कैश डिपॉजिट भी है। आप रिसाइकल जो मशीन हम कहते हैं उसमें यू कैन डिपॉजिट ऑल्सो, यू कैन विड्रॉल साइमल्टेनियसली ऑल्सो। बैलेंस इंक्वायरी, यस। डिटेल्स ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जो मिनी स्टेटमेंट है, यस। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है कि इसका मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे आने से पहले आपको बता दूं कि इसका एस्टैब्लिशमेंट, जिसे हम सेबी कहते हैं, सेबी का एस्टैब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। हाउएवर जो उसे स्टैट्यूटरी पावर दिए गए वो 30 जनवरी 1992 को दिए गए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेबी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, स्टैट्यूटरी पावर, वैधानिक पावर उसको कब दी गई। दूसरी बात आप ये जान लें कि सेबी
आपकी इंडिया की कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म होते हैं, चाहे वो स्टॉक हो, शेयर हो, इक्विटी हो, आपकी म्यूचुअल फंड हो या फिर आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सबको रेगुलेट करने वाली सेबी है। तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कोई भी बात जो होगी उसका सही आंसर सेबी को आप टिक मार्क करेंगे। पहला ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ऑफ कोर्स। टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, यस। टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, yes, all of this, answer is all of this. Question number 113 completed. Question number 114, to restrict expansion of credit, RBI क्या करती है? देखिए, जब भी आपकी क्रेडिट मतलब जो पैसा आपके मार्केट में आ रहा है उसको अगर रिस्ट्रिक्ट करना है, रोकना है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी मॉनिटरी पॉलिसी के रेट्स हैं उसको बढ़ा दिए जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे है ना, जैसे ही बढ़ेंगे, जैसे बैंक रेट बढ़ेंगे या रेपो रेट बढ़ेगा, तो इससे क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो जाते हैं और कस्टमर से वो पैसा बैंक के पास और बैंक से वो पैसा आरबीआई के पास पहुँच जाता है। तो सीधी सी बात है, जब भी हमें पैसा सक करना है मार्केट से तो आपकी मॉनिटरी रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, बैंक रेट बढ़ जाएगा, रेपो रेट बढ़ जाएगा। तो जब भी ये रेट बढ़ते हैं, द मीनिंग ऑफ this increment of these rate that we have to reduce the liquidity from the market. तो वही कह रहा है कि क्या होगा, तो raises of bank rate, right, है ना। तो reduce कभी नहीं होगा, जब भी होगा अगर restrict करना है तो raise हम करेंगे, चाहे वो बैंक रेट हो चाहे वो रेपो रेट हो। तो ऑप्शन बी रिड्यूस की बात तो हो गई नहीं, फ्रीज की बात हो गई, नन ऑफ दीज होगा नहीं। तो रेज ऑफ बैंक रेट बढ़ेगा, लोन रेट भी बढ़ेंगे। कस्टमर जो आज के डेट में 10 रुपये EMI पे करता था वो आज के डेट के बाद 10 रुपये 50 पैसे EMI पे करेगा, एंड दिस एक्सेस 50 पैसे विल गो टू RBI और मार्केट से वो लिक्विडिटी सक होने चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 115, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ PSLCs? PSLC को हम बोलते हैं प्राइम आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। कितने टाइप के होते हैं? तो आप जानें कि ये जो PSLC सर्टिफिकेट होते हैं ये एग्रीकल्चर होते हैं, ये MSE होते हैं, मीडियम स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस, ये आपके एजुकेशन होते हैं और ये आपके हाउसिंग होते हैं। तो दीज आर द 4 डिफरेंट आपके टाइप्स ऑफ PSLCs हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर हो गया, MSC हो गया, एजुकेशन हो गया और आपका हाउसिंग फाइनेंस हो गया। तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ व्हाट PSLCs. ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, which of the following is included in बैंक इंश्योरेंस? बैंक इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब बैंक इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है, दैट इज कॉल्ड बैंक इंश्योरेंस। जिस पॉलिसी के अंदर है ना, जिस गाइडलाइन के अंदर बैंक्स इज सपोज टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, चाहे वो लाइफ हो या फिर नॉन लाइफ हो, इज कॉल्ड इंश्योरेंस, बैंक इंश्योरेंस। तो ऑप्शन नंबर A को देखते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बाय बैंक इन देयर नेम्स, यस। नेक्स्ट, सेलिंग बाय ए बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी, यस। सेलिंग बाय ए बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑफिस इंश्योरेंस कंपनी, यस। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, What is the loan limit for education in the country under priority sector lending? जो PSL है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, उसमें 10 लाख तक का अमाउंट आता है। तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, टू कंट्रोल इन्फ्लेटरी सिचुएशन इन इकोनॉमी RBI कैन इंक्रीज वन और मोर ऑफ दीज मॉनिटरी टूल्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी इन्फ्लेशन आ जाए या फिर मार्केट से पैसे को सक करना है ना, तो फिर रेट्स क्या होते हैं, तो बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है CRR SLR बैंक रेट बढ़ेगा। दूसरा है CLR SLR CRR बेस रेट RBI का पार्ट होता ही नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर B कट गया। थर्ड कह रहा है CLR SLR और रेपो रेट ये भी बढ़ेगा, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि चलो क्यों, हम देखते हैं। उसके बाद फोर्थ कहता है CRR SLR रिवर्स रेपो रेट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे RBI रिवर्स रेपो रेट लेती है तो होगा नहीं। और जो E है वो CLR SLR और BPLR कहता है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट हो गए। तो ऑप्शन नंबर A और C में आप देखेंगे है ना, CRR SLR और A में बैंक रेट है और C में रेपो रेट है। लेकिन जब भी आपकी बात मार्केट से लिक्विडिटी को सक करने की होती है तो हमारा जो प्राइम आंसर होगा, जो प्राइम चीज़ें हम रिड्यूस कर बढ़ाते हैं उसे हम बैंक रेट कहते हैं। तो राइट आंसर इज CLR SLR एंड बैंक रेट, नॉट रेपो रेट।
रेपो रेट कभी हम बढ़ाते हैं, लेकिन जब आपके पास इस तरीके के ऑप्शन आएंगे तो रेपो रेट से ज़्यादा अहमियत आपको बैंक रेट को देना पड़ेगा। हाउएवर बैंक रेट एंड रेपो रेट इज सेम। जिस रेट पे आरबीआई अदर कमर्शियल बैंक को फिनांस करती है दैट इज कॉल्ड बैंक रेट एंड रेपो रेट बोथ। अंतर सिर्फ इतना है कि बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस एंड रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। अदरवाइज द डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट एंड रेपो रेट इज सेम। क्वेश्चन नंबर 119, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। और पूछा जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट, विच आरबीआई एक्ट के तहत? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आरबीआई एक्ट जो था वो था 1934 का। तो जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1935 में हुआ, एक्ट कब हुआ, 1934, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट हम देखते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरी है? इसी वीडियो में हमने देखा है एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट है या फिर एमएसएमई है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी जो MCQs है या फिर बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो रोज़ मैं आपके लिए लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। थैंक यू।